अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ECI.gov की साइट का यूज़ किया है। मतलब ECI की साइट का यूज़ किया है, जहाँ पे काफ़ी जुडिशियल रेफरेंस वगैरह दिए गए थे। मैंने ECI की ही साइट से अलग अलग साल की ऑडिट रिपोर्ट्स देखी है। बेसिकली हर साल रिपोर्ट पब्लिश होती है। और मैंने PIB की भी साइट से कुछ कुछ चीज़ें निकाली है। ज़्यादातर वो प्रेस रिलीज़ वगैरह थी या नोटिफिकेशंस वगैरह थी ऑफिशियल। और इसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी बुक का, जो कि हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी जी ने लिखी है। और यही कारण है कि आप अ, इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें 3-4 जगह मैं SY कुरैशी की चीज़ें कोट करूँगा, चाहे उन्होंने सोनिया गांधी जी को सपोर्ट किया हो, चाहे वो कोई और बात हो। और इसके अलावा एक बड़ी फेमस बुक है अनुपमा रॉय और उज्जवल कुमार सिंह जी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैंने उससे भी इस वीडियो को बनाने में उनकी भी मदद ली है। और इन सब के अलावा नीतीश राजपूत और मोहक मंगल, ये दो यूट्यूबर्स हैं। और इन दोनों यूट्यूबर्स का एक एक वीडियो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मुझे अलग से पढ़ने का टाइम नहीं था, तो मैंने उन दोनों के वीडियोस की थोड़ी सी हेल्प ली थी। तो एक दो रेफरेंसेस आपको उसके भी मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी बारे में। जैसा कि आपने लगातार न्यूज़ में या दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे देखा हुआ है, हम थोड़ा सा उससे हट के कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि पास्ट के हों या प्रेजेंट के हों। ज़्यादातर हम क्योंकि प्रेजेंट की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा और पास्ट को थोड़ा कम क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो अगर किसी को इस क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम है अपनी, मतलब किसी की कोई फ़ैन पार्टी है, तो प्लीज़ उसको मत देखें। और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं चेहरा नहीं सामने लेके आ सकता, बिकॉज़ बहुत लंबा वीडियो है और सिक्वेंशियली उसको याद रखना मुश्किल होगा। तो मुझे पढ़ के ही थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पे वीडियो में आपको सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने एडिट नहीं किया है। फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं हैं। और फोटोज़ शायद 2 या 3 सिर्फ होंगी, तो जहाँ पे होंगी वहाँ पे मैं कोट कर दूंगा। इसलिए तब तक आप सिर्फ सुन सकते हैं, इसे देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मैकियावेली की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर रोल में आती है, जो कि कहते थे कि एक राजा से लोगों को डरना चाहिए अगर उससे प्यार नहीं किया जा सकता। तो किस तरीके से ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के साथ काम करती है, किस तरीके से उसके नाम के आगे कमीशन लगा हुआ है, इसका सीधा मतलब ये है कि वो एक एक्सटर्नल रिव्यू प्रोसेस की के लिए बनी हुई है। और कमिटी नहीं लगा हुआ है, मतलब कि वो लेजिस्लेचर के द्वारा इंटरनली किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि वो उनके ऊपर एक एक्सटर्नल इंक्वायरी रखेगी। मगर कैसे वो अपने टर्म से थोड़ा सा बाहर निकलती है, और कैसे जब भी आपका जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वो ब्रूट मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में आता है, जैसे कि नेहरू के टाइम में आया करता था, तो कहीं ना कहीं वो बाकी दोनों ब्रांचेस को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, या हमारे केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को, कहीं ना कहीं दबा ले जाता है। और ऐसा हमेशा होता है। कभी आप किसी एरा में आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव बहुत ओवर पावरिंग है, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी की एरा में, या आज की भी एरा में आप कह सकते हो। और कभी आप देखेंगे कि जुडिशरी बहुत ओवर पावरिंग है, जैसे कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काफ़ी डाउन पड़ जाता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा जो है, ये जो दुश्मनी है, ये कैसे सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग को लेके नहीं है कि हाँ नीतीश कुमार अभी इस पार्टी में थे, अभी उस पार्टी में चले गए। ये सिर्फ इस एक केस में ये लोग अपनी दुश्मनी नहीं भूलते, बल्कि एक और चीज़ है जो है इनके फेवर में कोई भी बिल पास करना पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है जो पॉलिटिशियंस को फेवर करता है इन जनरल, तो वो बड़े आसानी से पास हो जाता है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक एग्जीक्यूटिव ये समझता है कि आप डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे हो अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो। किस तरीके से जुडिशियरी इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है,
मगर बैलेंस करने में एक बहुत थिन लाइन है कि कहाँ तक वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता है और कहाँ के बाद वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करता है। यानी जुडिशियल ओवर रीच और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच का डिफरेंस। बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है कि कभी भी कोई पॉलिटिकल मेजॉरिटी अगर है तो वो कुछ ना कुछ तानाशाही करने की अगर कोशिश करती है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो। वरना वो लोग शायद कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर नेचर है उसमें छेड़खानी करें। मगर कभी कभी तो ठीक है कि हाँ मतलब लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव नहीं निभा रहा है, तो उसके लिए जुडिशरी सामने आती है ताकि उनको थोड़ा अकाउंटेबल रखा जा सके। मगर कभी कभी इस चीज़ का भी डर लगता है कि जुडिशरी कहीं बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, जिससे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही ओवरटेक कर जाए, और उसे हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। तो हम इन दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 हाई कोर्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू को प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज़ें जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, और जुडिशियल एक्टिविज्म इसी जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है, यानी आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको जुडिशरी सवाल करता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वो सवाल किस हद तक कर सकता है, बात सिर्फ इस चीज़ की है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मिड 2023 में राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जो सीईसी और ईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो दो और होते हैं अभी हमारे पास, उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये प्रोसेस मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एक बिल जिसे पास करना था और जिसे पास किया भी गया था। बेसिकली हमें ये ज़रूर समझना होगा कि नॉमिनेशन का मतलब होता है सजेस्ट करना या रिकमेंड करना, और अपॉइंटमेंट का मतलब होता है सेलेक्ट करना या इलेक्ट करना। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो शायद इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जब भी इलेक्शन होता है हम इन दोनों शब्दों से रूबरू होते हैं, जहाँ पे इलेक्शंस के पहले पार्टीज नॉमिनेट करती हैं यानी नामांकित करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, और बाद में जब गवर्नमेंट जीत जाती है तो वो किसी एक इंसान को अपॉइंट करती है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब यहाँ पे ये जो बिल था जो पिछले साल के बीचों बीच शायद जून जुलाई के आसपास लाया गया था, ये अ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कोलिजियम से रिमूव करने के लिए लाया गया था। कोलिजियम किस चीज़ का था? बेसिकली कोलिजियम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनके सबके पास बराबर पावर्स हैं। तो यहाँ इस केस में कोलिजियम था 3 लोगों का ग्रुप, जो सीईसी और ईसी को सेलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे। तो मतलब कि इन तीनों के पास इक्वल पावर्स होगी उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, यानी कि उन तीनों के पास सेम वोट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ वोट्स, जहाँ पे एक एक वोट तीनों के पास होगा और उसका वेटेज भी एक एक वोट का ही होगा। ये रूलिंग 2015 में एक पीआईएल फाइल की गई थी। पीआईएल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम से भी समझ में आ रहा है, और अगर आपने जॉली एलएलबी देखा है तो शायद आप इसे समझते हैं। तो ये पीआईएल चैलेंज कर रही थी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सीईसी और ईसी के, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने के लिए मतलब हामी भी भरी थी अपनी। बट बाद में ये इनके पास थोड़े और ज़रूरी काम आ गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम बाद में इसको देखेंगे अभी। तो जो पीआईएल थी वो चाहती थी कि ज़्यादा थोड़ी ऑटोनॉमी मिले और ईसीआई को ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखा जा सके बाकी दोनों विंग्स तीनों विंग्स से, और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो दिल्ली में। 2018 में एक 2 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने ये केस एक बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र किया था क्योंकि इसके लिए आर्टिकल 324 या पूरा पूरा कह लें कि पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत जिसको बोलते हैं कि गहराई से उसको एग्जामिन करना था। और यहाँ पे प्रॉब्लम मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये आ रही थी कि 2 आर्टिकल्स थे जो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, और दोनों को एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ईसीआई में शैल लगा हुआ है कि ईसीआई शैल कंसिस्ट ऑफ सीईसी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होना ही होना चाहिए,
और ईसीस कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं, एक दो कितने भी, और वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा उनकी पूरी अपॉइंटमेंट। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो लॉ होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। और अभी तक ऐसा कोई मतलब आर्टिकल 324 के हिसाब से कोई भी सच लॉ नहीं बना हुआ है कि किस तरीके से इस पे काम होगा, किस तरीके से उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब हर एक चीज़ के लॉ नहीं बने होते हैं हमेशा से। तो वहाँ पे एक वैक्यूम था जिसे फिल करने की कोशिश की गई है। इस बिल में ये प्रपोज किया गया था कि एक सर्च कमेटी बनाई जाए जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा, और दो और मेंबर्स होंगे जिनको सेक्रेटरी की रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। और ये तीनों मिलके 5 लोगों का पैनल डिसाइड करेंगे जो कि सीईसी या ईसी हम उन्हें बना सकते हैं। और उन्हें कौन बनाएगा, उन्हें बाद में कोलेजियम में प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर, और ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर तो पीएम ही नॉमिनेट करेंगे तो वो पूरी तरीके से उनके पक्ष में रहेगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब 3 में से 2 मेंबर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के रनिंग गवर्नमेंट के हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरफ टिल्टेड है और ऑपोजिशन को पूरा मौका नहीं मिल रहा है। यानी एक फॉर एग्जांपल हर इंसान अपना प्रमोशन चाहता है। तो कोई अगर ईसी है और वो प्रमोट होके सीईसी बनना चाहता है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का ही काम है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ही उसके लिए कुछ कर सकता है। तो जब एग्जीक्यूटिव ही उस प्रोसेस को होल्ड करेगा कि 3 में से 2 लोग एग्जीक्यूटिव के हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस तो दिखाई देना ही देना है। राज्यसभा ने यहाँ पर 2023 के एंड के आसपास इस बिल को अप्रूव किया था, जिसका नाम था अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 का। इस बिल को पास करने में कुछ रिकमेंडेशंस का ध्यान रखा गया था। फॉर एग्जांपल दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 और लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट को भी ध्यान रखा गया था, जो कि 2015 में आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। अब यहाँ पे दोनों ही कमिटी ने सजेस्ट किया था कि कोलेजियम में हमारा सीजीआई होना चाहिए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ करते हुए, यानी कि किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने की पावर को यूज़ करते हुए, कहीं पे अगर कोई वैक्यूम है तो उसको फिल करते हुए ये रूलिंग प्रोवाइड की, जहाँ पे जो भी अबव मेंशन्ड प्रोसेस है उसी तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी सीईसी की भी और ईसी की भी। अगेन यहाँ पर कोलेजियम की एडवाइस बाइंडिंग थी, उसे मानना ही होगा प्रेसिडेंट को। और अगेन आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के हिसाब से ये मैकेनिज्म तब तक अपना काम इसी तरीके से करेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई नया लॉ, कोई नया मैकेनिज्म लेके नहीं आता है। अब यहाँ पर हम जिस केस की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, उस केस की जो भी जजमेंट आया था उसके खिलाफ पार्लियामेंट ने अपना एक एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट ने कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट को रिप्लेस कर दिया, जो कि 1991 में लाया गया था। अब यहाँ पे मार्च 2024, इसी साल मार्च में, जो इलेक्शन कमिश्नर अपने अरुण गोयल थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और ये रिजिग्नेशन लोकसभा इलेक्शंस के जस्ट पहले ही आई है। इनके पहले अनूप कुमार पांडे ऑलरेडी रिटायर कर चुके थे, और इस वजह से दो दो ईसी की सीट्स खाली थी, जो कि ऑब्वियसली भर दी गई है एज पर जो नया रूल बनाया गया है कि अपने कोलेजियम में एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो बेसिकली जिसे भी रूलिंग गवर्नमेंट चाहेगी उससे ईसी बना सकती है। तो यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है कि 4 साल में 2 बार रेजिग्नेशंस हुए हैं, एक जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बाकी देखेंगे, मेरे हिसाब से हुए नहीं है ज़्यादा, शायद एक दो और हुए हैं आज तक की हिस्ट्री में। तो 2020 में इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा थे, तो उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। अब ये पूरा हमारा एक कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री एक छोटी सी हो गई कि किस बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल इसी बात का उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन
जो इलेक्शन कमिश्नर का है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है भी या नहीं। अब यहाँ से हम 6 हेडिंग्स कवर करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ ईसीआई, और उसके बाद हम थोड़े और ज़्यादा प्रैक्टिकल मुद्दों की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे ईसीआई जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मतलब ये है कि आप इस बॉडी को हटा नहीं सकते। और ये 25 जनवरी 1950 को बनी थी, यानी कि जो हम लोग नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं वो 25 जनवरी को, वो इसी बॉडी के बनने के दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसका काम है यूनियन और स्टेट इलेक्शन के प्रोसेसेस को एडमिनिस्टर करना। यहाँ पे ये लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन को एडमिनिस्टर करती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यानी ये अपनी अथॉरिटी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेती है। यहाँ पे 324 से लेके 329 तक के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे अगर किसी आर्टिकल का रेफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल 324 का ज़रूर आएगा, तो वहाँ पे मैं उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जो भी यहाँ पे सीईसी या ईसी हैं, ये मैक्सिमम 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, और उसके पहले भी अगर इनका 6 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है तो ये इसके बाद और ज़्यादा टाइम के लिए सीईसी या ईसी नहीं रह सकते हैं। इनका स्टेटस और इनकी सैलरी ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के जैसे होती है। इनके बीच में एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 103 के अनुसार यहाँ पर ईसीआई ये भी डिसाइड करती है कि पोलिंग डेट्स क्या होंगी जिस दिन आपके इलेक्शंस होंगे। ये भी डिसाइड करती है कि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं। और ये डिस्क्वालिफिकेशन सारे मुद्दों पे ईसीआई ही डिसाइड करेगी इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल, एक्सेप्ट कि अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से हो रहा है, जिसके बारे में हम अगेन यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में जिसके बारे में बात करेंगे, शिवसेना के रेफरेंस में। और यहाँ पर शिवसेना के ही रेफरेंस में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे पार्टी का सिंबल, पार्टी की प्रॉपर्टी, पार्टी का नेम, ये किसको कैसे बिलोंग करता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। ये ज़रूर है कि ईसीआई हेल्प ले सकती है सरकार की रिगार्डिंग इंसर्जेंसी, रिगार्डिंग पब्लिक ऑर्डर कैसा है, कोविड फॉर एग्जांपल किस तरीके से है, कराया जा सकता है वहाँ पे या नहीं, कब कराया जाए, क्या कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ पड़ी है, या फिर आने की कोई संभावना हो अगर तो, ताकि वो जस्ट बेहतर डिसीजंस ले सके कि कब कहाँ कैसे चुनाव कराने हैं। इसके लिए वो मदद ज़रूर ले सकता है, बट एटलीस्ट ऑन पेपर वो उसके हिसाब से काम नहीं कर सकता। हालांकि जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट या जन सूर्या दल ऐसा करके शायद कोई उन्होंने, दल तो नहीं मतलब पार्टी तो वो बाद में बनाएंगे, बट प्रशांत किशोर जी ने जैसा कि कहा है कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट्स भी रूलिंग गवर्नमेंट से पूछ पूछ के डिसाइड करती है। तो उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ऑन पेपर तो यही है कि जो भी डेट्स होंगी उसके लिए भी आप सिर्फ हेल्प ले सकते हो, आप सलाह ले सकते हो, मगर ईसीआई इंडिपेंडेंट है डेट्स चुनने के लिए कि कब इलेक्शंस कराने हैं। और ये ज़रूरी इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल एक लोकल फेस्टिवल है कायस्थ कम्युनिटी का हिंदूज़ में किसी पर्टिकुलर डे पे, और उसी पर्टिकुलर डे पे अगर आप इलेक्शन करा देते हो तो क्या होगा कि वो कायस्थ कम्युनिटी उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी इलेक्शन में, बिकॉज उसका फेस्टिवल था। और ये कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाएगा कि आप कायस्थ के वोट काटना चाहते थे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर ईसीआई को इंडिपेंडेंट रखा गया है, और ऐसी चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर ईसीआई को अ, ये पावर्स दी गई हैं कि वो सजेशंस मांग सके गवर्नमेंट से किसी भी टॉपिक पे। जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर्स जैसा ही है, जो कि काफ़ी सिमिलर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं और बाकी जजेस जिस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर सीजेआई जो हमारे होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, यानी कि वो सबसे पहले अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान रखने वाली बात है कि सीनियर मोस्ट जज का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम से जज हैं, ना ही ये है कि उनकी एज ज़्यादा है। सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप से में बहुत ज़्यादा टाइम से तैनात हैं। फॉर एग्जांपल इंदु मल्होत्रा
जो कि लॉयर थी सुप्रीम कोर्ट में, वो जस्टिस थॉमस, जो कि चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड हाई कोर्ट में, उनसे ऊपर उन्हें रखा गया और वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई जस्टिस थॉमस के भी पहले। और वहाँ पे फिर वो सीनियर बन गई उनकी। और सपोज करिए कि यहाँ पर अगर दो लोग सेम डे पे होते, तो हम ये देखते कि जिसकी ओथ सुप्रीम कोर्ट में पहले ली गई है वो सीनियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दीपक मिश्रा और जस्ती चलमेश्वर, ये दो लोगों की सेम डे पे ओथ ली गई थी। और चलमेश्वर यहाँ पर सीजेआई बन गए थे बिकॉज उनकी ओथ थोड़ा पहले ली गई थी। सॉरी, यहाँ पर मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी बिकॉज ये मैंने सही लिखा नहीं है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है अगर आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो भी अपनी एक लिस्ट भेजता है यूनियन लॉ मिनिस्टर के थ्रू, उस लिस्ट में सीईसी और ईसी के नाम्स कह रहे हैं, नेम्स होते हैं जिसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है, बट एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब कि ऐसे ही होता आ रहा है इसलिए हम ऐसे ही करते हैं, कर किसी और तरह भी सकते हैं। तो क्या होता चला आ रहा है कि आप आईएएस ऑफिसर्स को ही रिकमेंड करते हैं, जो या तो सर्विंग सेक्रेटरी हैं या तो रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और या फिर वो चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट लेवल पे, यानी जो मैक्सिमम पोजीशंस उनकी हो सकती है आप उन्हें ही रिकमेंड करते हो और आईएएस ऑफिसर्स को ही रिकमेंड करते हो। उसका एक बेसिक सा रीज़न ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हर लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का। तो फॉर एग्जांपल जैसे अरुण गोयल, जो हम लोग के मतलब पहले डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री में सेक्रेटरी थे और उसके बाद फिर नेपाल में डेपुटेशन पे गए थे इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, वहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो उन्हें बाद में इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। और ये वही अरुण गोयल हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी कि ये रिज़ाइन कर दिए थे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये बोला कि ये हेल्थ रीजंस की वजह से रिज़ाइन किए हैं, जबकि इनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि ये हेल्थ रीजंस की वजह से रिज़ाइन किए हैं। और जो दो सीट्स खाली हुई थी, जैसे मैंने पहले बात की, वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ने मिल के फिल की थी। और जिन दो लोग को अपॉइंट किया गया था वो थे ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सांधू। अब इनके रिमूवल को लेके, सीसी और ईसीस के रिमूवल को लेके कई बार हम इम्पीचमेंट शब्द का यूज़ देखते हैं, जो शायद थोड़ा गलत है बिकॉज इम्पीचमेंट का मतलब होता है खुद से उठ के चले जाना, खुद से छोड़ देना वो उस पोजीशन को। और खुद से छोड़ने का मतलब हम रिज़ाइन भी कह सकते हैं, मगर इम्पीचमेंट यहाँ पे इसलिए कहा जाता है बिकॉज एज सच उसने खुद से नहीं छोड़ा, मगर उसे कोई और निकाल भी नहीं सकता था क्योंकि वो पोजीशन बहुत ऊंची थी। फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम रिमूवल शब्द शायद ज़्यादा बेहतर होगा यूज़ करने के लिए, और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। मैंने पहले ही बताया कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ सकता है, इसी इसको निकाला जा सकता है। अगेन ये बाइंडिंग नहीं होगा, जैसा कि पहले जब हमें अपॉइंट करना था तो वो बाइंडिंग था, बट यहाँ पे इन्हें रिमूव करने के लिए वो बाइंडिंग नहीं होगा। सैलरी ईसीस की प्रोटेक्टेड नहीं है पार्लियामेंट के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि वो न्यूट्रली एक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी कब किसे जानी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि शैल का यूज़ हुआ था, यानी ये होना ही होना है। और इसीलिए सैलरी भी प्रोटेक्टेड है। सीईसी को हालांकि इम्पीच किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू लोकसभा और राज्यसभा में। आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे मैं हम लोगों के पहले एक सीईसी थे 1990s के अराउंड, टीएन शेषन, जो कि आईएएस ऑफिसर थे तमिलनाडु कैडर के। इनके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि आगे इनका इनका नाम हम कई बार लेंगे, इनकी स्टोरीज़ को कई बार यूज़ करेंगे। तो वो कहा करते थे कि मैं पॉलिटिशियंस को ब्रेकफास्ट में खा जाता हूँ। तो ये सुनने में काफ़ी अजीब सी चीज़ लगती है बिकॉज इन जनरल पॉलिटिशियंस ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
मगर जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर आपकी गवर्नमेंट ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपके पॉलिटिशियंस इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। और टीएन शेषन को बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी माना जाता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम करते थे, जो कि हाँ, वो करते भी थे, बात सही है। बट मैं जिस चीज़ पे फोकस डालना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या एक ईमानदार आदमी एम्बिशियस नहीं होगा, ये गारंटी है? क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग कई बार जिस सड़क पे चल के सक्सेस को पाते हैं वो बहुत आइडियल, बहुत अच्छी सड़क नहीं होती है, मतलब बहुत अच्छा रास्ता नहीं होता है वो। तो यहाँ पर सीईसी बनने के लिए एक आदमी को सेक्रेटरी बनना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिफेंस या फाइनेंस में। यानी तीन टॉप की मिनिस्ट्रीज में आपको सेक्रेटरी बनना होता है, इन तीनों में से किसी में भी। तो ऐसा कहा जाता है कि टीएन शेषन ने थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कि जुगाड़ू टेक्नोलॉजी लगा के थोड़ा सा सेक्रेटरी की पोस्ट हासिल की थी, इसके बारे में कुछ जगह चर्चा हो रखी है। तो मेरे कहने का सिर्फ यहाँ इस छोटे से एग्जाम्पल से ये मतलब था कि एक आदमी अगर ऑनेस्ट है भी, तो वो थोड़ा सा स्क्रूड वेस को अपना सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा करना पड़ता है कई बार, और इस चीज़ का हम आगे और इसको डेप्थ में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस की जजमेंट में ये सजेस्ट किया गया था कि एग्जीक्यूटिव के पास कोई सुपेरियरिटी नहीं हो सकती, बल्कि वो पैरिटी में रहेंगे जुडिशरी के साथ, अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात होती है तो। थोड़ा सा इसी लाइन पे हमारे पास प्रकाश सिंह गाइडलाइंस जो आई थी 2006 में, उसने कहा था कि जो डीजीपी की पोस्ट है, जो पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट है, वो डिसाइड केवल सीएम नहीं कर सकता अकेले, बिकॉज फिर सीएम अपने मन माफिक काम कराता था। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में इसके कई केसेस देखेंगे। बल्कि इसकी जगह यूपीएससी एक 3 आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा और उन्हीं 3 में से डीजीपी को चुनना पड़ेगा। प्रशांत भूषण ने कहा था कि जैसे सीबीआई डायरेक्टर और डीजीपी एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मगर जुडिशरी इनके अपॉइंटमेंट को लेके कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर को ओवर रूल करता है, वहाँ मतलब बीच में आता है, इंटरवीन करता है। तो क्यों इसको हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कहते? और उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया कि जब भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो कैसे फिर वो जुडिशरी तुरंत कहने लगता है कि नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बीच में नहीं आ सकता। अभी मैं आगे इस चीज़ की चर्चा करूँगा। ओह अच्छा, अगली लाइन है। हाँ, तो बात ये है कि जो कोलेजियम है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह डिसाइड किए जाएंगे, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल जो अपने प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने सौरभ किरपाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। सौरभ किरपाल के फादर ने कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब को जज बनाया था हाई कोर्ट का। और चंद्रचूड़ साहब के जो फादर थे, इन्होंने कहीं ना कहीं सौरभ किरपाल के फादर्स कह रहा हूँ, फादर पे फेवर्स किए थे। और घूम फिरा के ये नेपोटिज्म जो होता है जुडिशरी के टॉप लेवल्स में, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी, मामला लीगल है, उसमें भी इस तरीके की बात किसी तो कैरेक्टर ने की थी कि जज का बेटा ही जज बनेगा, या फिर आप तो फर्स्ट जनरेशन जज हैं सर, लॉयर हैं सर, आप जज नहीं बन पाएंगे, या कुछ ऐसा। तो वो इसी चीज़ की कहीं ना कहीं बात कर रहे थे कि नेपोटिज्म चलता है यहाँ पर। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन के ऊपर, कि कैसे ये सिंगल मेंबर बॉडी से 3 मेंबर की बॉडी बनी। और अब क्योंकि ये हम हिस्ट्री से इवोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरीज नहीं है, बल्कि पूरे एग्जाम्पल्स ही हैं, कहानियाँ हैं बेसिकली। 1989 तक ईसीआई एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब सिर्फ एक कमिश्नर था। मगर राजीव गांधी, जिन्हें हम लोग मिस्टर क्लीन भी कहा करते हैं, उनके आने पे उन्होंने 2 और ईसीस को अपॉइंट कर दिया। अब उनको अपॉइंट करने का रीज़न ऑन पेपर बहुत कुछ लिख सकते हैं कि वर्कलोड बहुत है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हमें और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करना है इस ईसीआई के पूरे सिस्टम को। बट उसके पीछे का सच ये था कि वो चाहते थे, उस वक्त के जो कमिश्नर थे उनसे चाहते थे कि जो नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट के लिए, जो पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हो, नॉमिनेशन होता है, उसके लिए ज्ञानी जेल सिंह को मौका ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे, उनके हिसाब से उतना काम नहीं करते थे, और ज्ञानी जेल सिंह
इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे, तो कभी-कभी वो एक मतलब मुझे नहीं पता, बट कभी-कभी वो एक सीनियरिटी वाली भी बात आ जाती है ना कि मैं सीनियर हूँ, मुझे बता रहा है। तो वो चीज़ें नहीं पसंद करते थे वो, और वो नहीं चाहते थे कि ये दोबारा से प्रेसिडेंट बने। तो बेसिकली वो ये चाहते थे कि जिस भी वक्त वो किसी फॉरेन टूर पे हों, उस वक्त नॉमिनेशन की जो डेट्स हैं वो रख दी जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मगर उस वक्त के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये करने से मना कर दिया। बाद में वीपी सिंह की सरकार आई, उधर बीच एक्चुअली काफ़ी सरकार आई गई। वो टाइम पीरियड बहुत डिस्टर्ब टाइम पीरियड था, बहुत ज़्यादा कोलिशन गवर्नमेंट्स बना करती। इनफैक्ट आपको अगर नहीं पता है तो जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1984 में, आई मीन जो बड़े हैं उन्हें तो पता ही होगा, बट जो मेरे उम्र के हैं या हमसे भी छोटे हैं उन्हें नहीं पता होगा शायद, कि 1984 में कांग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी, आई थिंक आज तक की सबसे बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई थी। 404 सीट्स थी उसके पास लोकसभा में। बट उसके बावजूद वो 1989 के इलेक्शंस हार गई थी। और स्टिल लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी वही थी, सिंगल लार्जेस्ट। मगर कोलिशन जब बाकियों का हुआ, जैसे वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने जो कि जनता दल के थे, तो उसमें हार गई वो। तो फिलहाल 1 जनवरी 1990 को वीपी सिंह ने जो भी 2 एक्स्ट्रा ईसी आए थे उन्हें हटा दिया। और फिर उनमें से किसी एक ईसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोला कि क्या प्रोसेस क्या है हमें निकालने का, मतलब क्या हमें निकालने का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का प्रोसेस अलग अलग है क्या? क्योंकि प्रोसेस के रिगार्डिंग किसी ने कुछ बताया नहीं और हमें तो बड़े आसानी से निकाल दिया गया। तो जैसा कि आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 कहता है, शैल बी सीईसी, और ईसी के साथ में लगा हुआ है। तो उसकी लैंग्वेज खुद ही ये चीज़ दिखाती है कि हाँ, आप ईसी को हटा सकते हो, ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। और फिर पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई। और अ, अच्छा, मैं टॉपिक से थोड़ा हट के अब नाम आया है तो बताता हूँ। पीवी नरसिम्हा राव हम लोग के ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनके अंडर में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने शायद सबसे बड़ा रिफॉर्म लाया था, एलपीजी रिफॉर्म्स, जिससे हमारी मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुल सकी और पूरी दुनिया की कंपनीज यहाँ आ सकी। और ये वही पीवी नरसिम्हा राव हैं जिन्हें इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो इनकी गवर्नमेंट के टाइम पे एसएस धनोआ केस हुआ था 1991 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दूसरे ईसीज की तुलना में जो सीईसी है उसकी हायर पोजीशन होती है। और अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वही 1991 का टाइम है जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो इट मीन्स कि उनके पास एक्स्ट्रा पावर आई। टीएन शेषन के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बात जान लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है जानना। वो अपने सीईसी रहते हुए उन्होंने फ़ोटो बेस्ड वोटर कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो वोटिंग स्कैम वगैरह थोड़े बहुत हो जाते हैं, फ्रॉड्स वगैरह, वो कम हो जाएं। उन्होंने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो पीरियड है वो और बड़ा कर दिया, ताकि थोड़े और टाइम के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ और एक्टिविस्ट्स वगैरह को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकें, पॉलिटिशियंस वगैरह को। और उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इलेक्शन कमिश्नर इंडियन आर्मी को भी बुलवा सकता है किसी भी तरीके से इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए। अब रिलीजियस पोलराइजेशन से कई बार फ़ायदा मिलता है, जो अ, जिसे बोलते हैं रीजनल पार्टीज़ होती हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्थ में देखते हैं कि नॉर्थ में हिंदू मुस्लिम वाला बहुत मतलब पोलराइजेशन है, क्योंकि यहाँ मतलब दिल्ली सुल्तनत जो है इस्टेब्लिश हुई, यहाँ पे कई सारे नादिर शाह वगैरह लूट वूट के गए, तो यहाँ पे थोड़ा उतना अच्छा नहीं रही है हिस्ट्री कुछ मामलों में। साउथ इंडिया में इसी तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल बीजेपी ट्राई किया कि रिलीजियस पोलराइजेशन थोड़ी बहुत हो पाए और उससे फ़ायदा मिले, मगर उससे नहीं मिल पाएगा वहाँ पे। और वैसे ही यहाँ अपने यहाँ रीजनल पार्टीज़ बहुत सी हैं, तो वो नहीं चाहती थी इसीलिए कि टीएन शेषन बहुत लंबे टाइम तक रहे। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई जाट की पार्टी है, कोई यादव जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, और इस तरीके से कोई मांझीस की पार्टी है, और इस तरीके से बहुत रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि बहुत जीतती हैं। तो उन सभी को टीएन शेषन से दिक्कत थी। और क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो पूरा दौर ही कोलिशन पार्टीज़ का चल रहा था, तो पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो कोलिशन पे आई थी, तो वो चाहते थे कि टीएन शेषन को रोका जाए। और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, मगर टीएन शेषन को रोकना इतना आसान नहीं था। आपने देखा होगा कि लालू यादव काफ़ी बड़बोले टाइप के आदमी हैं। एक बार
अ, पार्लियामेंट में एक बार उनकी डिबेट हुई थी ममता बनर्जी से, आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा करके बोला था कि यहाँ तो नहीं कहा था तो नहीं मिलेगा। तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि लालू यादव किस तरीके से बात किया करते थे। तो अभी अगेन कोई अगर उनका फैन है तो यहाँ मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उनके अंदर ज़रूर कोई क्वालिटी होगी जिस वजह से वो इतनी बार सीएम बने। और मतलब वो तो खैर नहीं भी बने तो पावर में रहे, तो मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि वो कुछ भी बोल जाते हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि अ, इसको टीएन सेशन को इनका इलाज करो, नहीं तो इनको भैंसिया पे बिठा के गंगा में डुबा देंगे। तो टीएन सेशन ने अगेन उसका रिप्लाई यही दिया था कि आर्मी आएगी और बिहार में कंडक्ट कराएगी इलेक्शंस। तो हालांकि ये चीज़ें होती रही और फाइनली पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट को दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को लाना पड़ा, और उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितना ही बड़ा दर्जा दिया गया 1993 में, पुराना अपना 1991 वाला एक्ट अमेंड करके। अब उसमें फिर से वही ऑर्डिनेंस लाने वाली बात, बेसिकली जब भी आपको लगता है कि आपका इतनी आसानी से नहीं पास हो पाएगा अ, जो भी आपका बिल वगैरह है, तो आप उसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाते हैं। आर्टिकल 123 के हिसाब से आप पार्लियामेंट को बाईपास कर सकते हैं और सीधे प्रेसिडेंट के थ्रू एक टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं। तो अगेन ये टीएन सेशन केस में 1995 में उन्हीं के द्वारा चैलेंज किया गया इस एक्ट को, और उसका वर्डिक्ट यही निकला कि इन दोनों की पोजीशन लगभग बराबर है। केवल जो इन हाउस जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सीईसी के पास एक ज़्यादा बड़ा से है, ज़्यादा पावर है। मगर अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर है या कोई भी और चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी के पास सेम ही पावर होगी। और वही जैसा मैंने पहले बताया था कि इस चीज़ को इंश्योर रखने के लिए जो सीईसी है उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट के पास जाए कि ईसी को रिमूव कर दिया जाए, ये नॉन बाइंडिंग होगी, केवल सीईसी के कहने पे नहीं रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन एक फनी स्टोरी है। सोनिया गांधी जब 2004 में पावर में आई, तो अच्छा अगेन ये पावर में आने से मुझे याद आया, कांग्रेस अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग तरीके से पावर में आई है। फॉर एग्जांपल नेहरू के टाइम पे कांग्रेस थोड़ा अलग तरीके से थी। फिर आप कह सकते हो कि रीवाइटलाइज शायद सही शब्द नहीं होगा, रिफॉर्म भी शायद सही शब्द नहीं होगा, मगर कुछ मतलब अलग अंदाज में कह सकते हो कि आई इंदिरा गांधी के टाइम पे, और फिर सोनिया गांधी ने उससे और डिफरेंट एक अंदाज दिया। तो 2004 में जब आई कांग्रेस दोबारा से और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस टाइम पे एन गोपाल स्वामी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और इनको वाजपेयी जी ने अपॉइंट किया था। अब ऑब्वियसली वाजपेयी जी बीजेपी के थे, तो कहीं ना कहीं जो एन गोपाल स्वामी हैं इनका टिल्ट बीजेपी की तरफ था, क्योंकि मतलब होता है ना कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रहता है तभी आप बनते हो, ये वाली चीज़ें। तो और सीईसी की पोस्ट तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है, तो उससे रिगार्डिंग कुछ किया नहीं जा सकता था। बट सोनिया गांधी ने एटलीस्ट नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, और नवीन चावला इंदिरा गांधी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे 1975 के अराउंड, वही इमरजेंसी वाले टाइम्स में। और वो गांधीज के लिए उनकी फैमिली जैसे थे, मतलब बहुत ज़्यादा करीबी थे। 2010 में वो रिटायर होने वाले थे, और इस हिसाब से वो 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे, क्योंकि टेन्योर भी उनका नहीं ख़त्म हो रहा था, उनकी एज भी सही थी। तो घूम फिरा के मतलब जो यूपीए का पहला टर्म आया 2004 में, सोनिया गांधी चाहती थी कि ये दूसरा टर्म भी 2009 में आ ही जाए। और यहीं पे सोनिया गांधी जी के ऊपर एक केस हो गया कि उन्होंने टाइटल एक्सेप्ट कर लिया था, एक बेल्जियन गवर्नमेंट ने उन्हें दिया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन गवर्नमेंट लॉयल्टी को दिखाता है, इस आधार पे केस हुआ। हालांकि ये मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया और इसको बाद में रिजेक्ट भी किया गया। बट ये थोड़ी अजीब बात है कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट की लॉयल्टी कैसे मतलब
मेरी सॉवरेनिटी पे कैसे उंगली पड़ रही है, और मतलब मैंने टाइटल अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कौन सा, मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आती। बट हाँ, उन्होंने एक केस तो एटलीस्ट लगा दिया जिससे कुछ तो बात बिगड़े कांग्रेस की। तो अच्छा, होता क्या है ना कि आप चाहो तो आप टाइटल ना लो, और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे खुद मैं ऑफ द टॉपिक बहुत ज़्यादा गया हूँ ये चीज़ दिखाने के लिए कि कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ आप टाइटल नहीं लेते, मगर वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि ये मुझे लेना नहीं है, उस ना लेने के पीछे एक बड़ा रीज़न होता है। हालांकि ये सारे टाइटल्स तो इंडिया के ही हैं जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्वामी रंगनाथानंद ने पद्म विभूषण लेने से मना कर दिया था 2000 में, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये जो रामकृष्ण मिशन है उसे मिलना चाहिए, मुझे एज एन इंडिविजुअल नहीं मिलना चाहिए। हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, तो उन्हें बाद में उनके डेथ के बाद दिया गया था। ऐसे ही 2015 में पद्म विभूषण मिला था, जो अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, प्रकाश सिंह बादल जी उन्हें, और उन्होंने 2020 में रिटर्न कर दिया था बिकॉज इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मतलब जब तक फार्मर्स की मांग नहीं पूरी होती तब तक इस ऑनर का कोई मतलब नहीं है, वही वाली चीज़ें। और उसी तरीके से दत्तोपंत जी जो कि आरएसएस वॉलंटियर हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अवार्ड, ये बोल के भारत रत्न पूरा पूरा रिजेक्ट किया था, ये बोल के कि गोलवालकर जी को नहीं मिला, मतलब आरएसएस फाउंडर को नहीं मिला, तो उन्हें मिलना चाहिए पहले। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि कई लोगों ने अपना टाइटल वापस किया है फॉर वेरियस रीजंस। अब ये बेल्जियन गवर्नमेंट का टाइटल था, तो इससे किस तरीके से मतलब फॉरेन लॉयल्टी प्रूफ हो रही है और उससे किस तरीके से नेशनल डिसलॉयल्टी प्रूफ हो रही है ये तो नहीं समझ में आता। बट इस बेसिस पे मतलब CCN गोपाल स्वामी ने बोला उस टाइम के प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल को कि सोनिया गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाए, मगर जो कि TN सेशन केस की जजमेंट थी कि सबके वोट्स बराबर होते हैं, इसी बेसिस पे प्रतिभा पाटिल ने उन्हें डिस्क्वालीफाई करने से मना कर दिया। बिकॉज जो दो CEC के अलावा जो दो और EC थे, नवीन चावला और SY कुरैशी, उन दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस पर्टिकुलर एक्ट से, और उन्हें नहीं लगता था कि इस वजह से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और याद रखिए ये वही SY कुरैशी हैं, और SY कुरैशी की मैं यहाँ दो तीन स्टोरीज अलग अलग कोट करूँगा। उसका बेसिक रीज़न ये है कि SY कुरैशी की ही जो मैंने शुरू में बुक बताई थी, ये वही SY कुरैशी है। तो क्योंकि उस बुक से कुछ कुछ चीज़ें निकाली गई है, तो आपको इनके एग्जाम्पल ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। अच्छा, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि दो आर्टिकल्स हैं जो आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, वो यही है, आर्टिकल 324 और 327। बेसिकली 324 कहता है कि ECI शैल बी वेस्टेड विद पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन मेथड्स ऑफ इलेक्शन। यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं उन पे ECI बात करेगा। और फिर आप आर्टिकल 327 के थ्रू बोलते हैं कि सारे लॉज इलेक्शन से रिलेटेड पार्लियामेंट बनाएगा। तो अब यहाँ पे समझ नहीं आता कि मतलब इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअली पावर कितनी है। तो इसके लिए MS गिल केस हुआ था 1977 में, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया था। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, हारमोनियस मतलब होता है खुशी खुशी, और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कुछ खड़ा कर देना, कुछ बना देना। तो मतलब बनाओगे तो कोई चीज़ मिला मिला के ही ना, मतलब तोड़ के तो नहीं बनाओगे इन जनरल, मतलब कंस्ट्रक्शन का यही मतलब है। तो मिला के क्या बनाना है, मिला के बेसिकली कि आप आर्टिकल 324 और 327 की जो मीनिंग है उनको कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि ये एक दो दूसरे के खिलाफ ना जाएं, दोनों किसी तरीके से दोनों में हामी हो जाए। तो और ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है पॉलिटिकल साइंस में। ये केशवानंद भारती केस में भी यूज़ हुआ था, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच वाला केस रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट भी शायद केस रहा है। तो जस्ट 5 साल पहले KBC हुआ था, मतलब केशवानंद भारती केस, और उस वक्त भी ये डॉक्ट्रिन यूज़ हुआ था, तो MS गिल में भी यूज़ हो गया। अब इसमें ये बोला गया कि ECI एक प्लेनरी बॉडी है, मतलब कि उसके पास राइट्स हैं लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, मगर सिर्फ तब जब जहाँ पे कोई वैक्यूम हो जिसको फिल करना हो।
अदरवाइज़ वो अपने मन से नहीं बना सकती कुछ, अपने मन से नहीं बना सकती, नहीं काट सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो न्यूज़पेपर में आप पेड न्यूज़ वगैरह देते हो, वो कहीं न कहीं बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज़ जो ऑपोज़िशन है वो गवर्नमेंट चैनल्स में तो एट लीस्ट नहीं दे सकती अपने पेड, अ, मतलब पेड अनपेड कैसे भी नहीं दे सकती वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स भी नहीं बता सकती, सेम ही चीज़ है। तो इसके अलावा आप क्रिमिनल्स को इलेक्शंस कंटेस्ट करने से तो चलो ठीक है, एक बार रोक लेते हो, लेकिन उनको क्या बाकी चीज़ों के लिए रोकते हो? चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ओपन करना हो, चाहे वो उनके लिए कैंपेनिंग करना हो। और लाइक रिसेंटली राहुल गांधी के ऊपर जो डिफेमेशन वाला केस लगा था और उन्हें मतलब कन्विक्ट भी किया गया था, वो गलत माने गए थे। तो अब उन्हें बेल तो मिल गई, मगर 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये चीज़ें ना कहीं स्क्यूड लगती है थोड़ी सी, मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर हो उसकी तरफ, मतलब माइट इज़ राइट की तरफ थोड़ा स्क्यूड सी लगती है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये बोला गया कि ठीक है, ईसीआई अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है। अभी फॉर एग्जांपल और भी कई लॉजिकल से लॉज हैं, और ये केवल अपने यहाँ नहीं है, यहाँ तक कि यूएस के भी 2-3 ऐसे लॉज हैं उनके इलेक्शंस को ही लेके, जिसमें मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में उन्होंने बात की है, और आप नेब्रास्का वगैरह का वोटिंग पैटर्न आप वहाँ पे जाके देखिएगा कि किस तरीके का है। उन्होंने खुद इस चीज़ पे चर्चा की है कि ये ऐसा नियम है जिसको आराम से हटाया जा सकता है, इस नियम का कोई सेंस नहीं बनता, मगर स्टिल वो रखा गया है। तो अपने यहाँ भी एक ऐसा ही नियम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना भी पैसा खर्चा कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है। ये मतलब ये बात थोड़ी सी हट के है एज़ कम्पेयर टू, आप कुछ जो यूट्यूबर्स वगैरह को बात करते हुए देखेंगे, वो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल इतना पैसा खर्च कर सकता है, तो इतने इंडिविजुअल मिलके सिर्फ इतना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन देखो पॉलिटिकल पार्टी इतना खर्चा कर दी, ये तो गलत हुआ। गलत नहीं हुआ। अगर आप ऑन पेपर बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा कर सकती है, इस पे कोई बात नहीं हुई है। बात केवल इंडिविजुअल पे हुई है कि छोटे स्टेट्स वाले 70 लाख और बड़े स्टेट्स वाले 95 लाख, जितने एमपीज हैं, और रिस्पेक्टिवली जो एमएलएज हैं वो 25 और 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। अब होता क्या है कि इसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो उसको एज अ सरप्लस एक्सपेंस दिखा देते हैं कि पार्टी ने किया, और पार्टी के ऊपर कोई कैप लगा नहीं होता है। और इसके अलावा भी कई वॉइड्स हैं, कई वैक्यूम्स हैं, जैसे कि ओपिनियन पोल पे कोई एफिशिएंट लॉ नहीं है। अवेयरनेस के नाम पे कई बार पब्लिक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल, मेक्सिको में, जिसको मेक्सिको भी बोलते हैं काफ़ी लोग, तो वहाँ पे 1980s के टाइम पे एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, मिहेल एनहेल फेलिक्स गायार्दो। तो मतलब उसने भी ये पूरा पब्लिक परसेप्शन चेंज करके एक दूसरे प्रेसिडेंट को जिताने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ें लगभग हर जगह होती है, पता नहीं कैसे, बट जनता वहाँ मुड़ती है जहाँ मतलब हवा का रुख होता है। मतलब तुम्हें तो एक बूथ के अंदर जाके देना है ना, तुम अपने हिसाब से दो, बट स्टिल जनता वहीं वोट करती है जहाँ जो जीत रहा होता है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा देखा भी गया है डेटा के थ्रू। तो बेसिकली जितने ओपिनियन पोल्स हैं ना, ये परसेप्शन पब्लिक का चेंज करने की कोशिश करते हैं, कई बार उसके बहाने से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कई बार जो मीडिया एजेंसी होती है उसमें जितने मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये अंबानी अडानी वगैरह की कंपनियां होती हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, और उनका इंटरेस्ट इसी में है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट करे, उनके सपोर्ट में नियम कानून बनाए जाएं, और फिर बदले में जो भी इनकम आएगी उसका 20-25% भी अगर दे देंगे एज अ फंड, तो कोई ऐसी सच प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैसे ये जितने भी वॉइड्स हैं, इनको कई बार ईसीआई ने बहुत अच्छी तरीके से फिल भी किया है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 324 का यूज़ करके जो एमसीसी होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, ये इसका जो स्पैन होता है, ये होता है कि आप जिस टाइम इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हो उस तारीख से लेके जिस तारीख पे जाके रिजल्ट आएगा उस तारीख तक, यानी इस इतने लंबे पीरियड के लिए आपका एमसीसी लागू हो जाएगा।
और इसमें आप सभी पार्टीज़ को, सभी कैंडिडेट्स को कई चीज़ें करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल या इम्पॉसिबल बना देते हो, जिससे कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो पब्लिक वर्क्स वगैरह उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कि नई जॉब्स इंट्रोड्यूस करेगी, प्रमोशन इंट्रोड्यूस करेगी, बेनिफिशियरी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करेगी, तो फिर जो ऑपोजिशन है, जो रूल नहीं कर रहा है उस समय, या सही शब्दों में कहें तो जो सर्व नहीं कर रहा है, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा फिर, तो जो रूल नहीं कर रहा है उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दूरदर्शन नहीं है, उसके पास ऑलरेडी ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, पब्लिक मनी नहीं है, पब्लिक प्लेसेस नहीं है उस तरीके से, कई एजेंसीज का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट या कह लीजिए कई एजेंसीज उसके अंडर में नहीं है। तो लेवल फील्ड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ किया गया, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया ईसीआई के द्वारा। तो इस तरीके से कई बार वॉइड्स भरी गई हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इमरजेंसी है या कोई कैलामिटी, कोई आपदा वगैरह आन पड़ी है एकदम से, तो उस केस में फिर पब्लिक वर्क्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट वो रेयर केस है। 1998 के भी जनरल इलेक्शंस में ईसीआई ने आर्टिकल 324 का यूज़ करके जितने भी ओपिनियन एग्जिट पोल्स हैं, इन सबको बैन कर दिया था। अब ये, जैसे पहले जब बैन किया गया था, तो हम आज ये सारी चीज़ें देख के बोल सकते हैं कि यार ये तो फिर और भी पहले बैन हो जाना चाहिए था। मगर एक्चुअली इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पहले इंटरनेट नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत बाद में आया है, जो कि बहुत ज़रूरी था बट बाद में आया है, इतने जल्दी नहीं आ पाता। हम लोग इतने अभी एडवांस नहीं थे। तो इन सब के अलावा ये एक फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए लगभग एक लहर कि हाँ लगभग क्या होगा। आपको जितने बातचीत हो रही है पॉलिटिकल, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, तो सिर्फ ओपिनियन पोल्स वगैरह ही एक ऑप्शन थे इनको जानने के। उस वक्त इलेक्शन के, मतलब वोटिंग में भी बहुत स्कैम्स हो सकते थे। तो अगर आप एग्जिट पोल करा रहे हो तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया है कि कहाँ से कितने वोट गिरेंगे लगभग, एकदम ही ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। तो इंटेंट अच्छा था, मगर इम्पैक्ट गारंटीड नहीं था कि अच्छा होगा। तो इस वजह से जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो अनहोली नेक्सस है पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया एजेंसीज का, वो बनता चला गया। अभी ये एक्शन क्या है कि जो ईसीआई के द्वारा लिया गया था, वो उसी साल 1998 में ही एनडीटीवी ने इसके खिलाफ एक केस कर दिया। सारी मीडिया एजेंसी ने बेसिकली मिलकर केस किया था, एनडीटीवी केस के नाम से ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो वहाँ पे एससी ने बोला कि ये क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है ईसीआई, और ये फंडामेंटल राइट्स को लेके, क्रिमिनल मैटर्स को लेके क्रिमिनल कोर्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकती। ये सिविल कोर्ट की जगह इनफैक्ट मतलब कई बार यूज़ नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, जो पार्टी या सिंबल का डिस्प्यूट था शिवसेना केस में, जिसकी लास्ट में हम बात करेंगे, उसमें तो वो सिविल कोर्ट के जैसे काम करके दिखा दी। मगर जब बात आई कि प्रॉपर्टी कहाँ किसको कितनी देनी है, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक सिविल कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकती। फिर वहाँ पे मेन जो आपके मेन स्ट्रीम जुडिशियल कोर्ट्स वगैरह हैं, बॉडीज़ वगैरह हैं, उनको आना पड़ेगा। बाकी तो यार, अगर इमरजेंसी के टाइम पे एडीएम जबलपुर केस में ये देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है बिना प्रेशर के, तो बाद में कभी कभी जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो बिन मतलब पूरी इंडिपेंडेंस से काम कर ले जाएगी, ये तो सोचना गलत ही था। तो हाँ, ये बात सही है कि इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, ये आज के टाइम पे होते हैं। ये आज के टाइम पे इसी टाइम पीरियड में होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पीरियड में ही होते हैं, और इसके बावजूद कई बार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती बिकॉज ब्रूट मेजॉरिटी है सामने। अभी यहाँ मैंने दो तरीके के ऑफेंसेस का नाम लिया, एक है इलेक्टोरल और एक है करप्ट प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्टोरल ऑफेंसेस पे। ये बेसिकली वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो इलेक्शन में लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जो इलेक्शन खुद नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं।
ये आईपीसी में भी मेंशन्ड है और आरपीए 1951 में भी मेंशन्ड है, सेक्शन 125 टू 136। आरपीए होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ज़्यादातर इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपको यहीं पे मिलेगी। और एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि आप SC ST पे एट्रॉसिटी नहीं कर सकते। एट्रॉसिटी तो एज सच आप किसी पे नहीं कर सकते, बट अलग से मेंशन्ड है कि SC ST पे नहीं कर सकते, उन्हें फोर्स नहीं कर सकते इलेक्शन रिलेटेड किसी भी मैटर के लिए। आप किसी भी सिटीजन को किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के लिए या फिर किसी को भी ना वोट करने के लिए नहीं फोर्स कर सकते। बूथ नहीं कैप्चर कर सकते, ईवीएम नहीं टैंपर कर सकते। लोगों को बहलाने के लिए आप शराब नहीं सप्लाई कर सकते इलीगली, हेट स्पीचेस नहीं दे सकते पोलराइज करने के लिए, वॉयलेंस नहीं आप मतलब भड़का सकते कहीं पे भी, रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे। आर्म्स और वेपन्स मतलब बैन हो जाते हैं उस समय। तो इलीगल यूज़ तो वैसे भी बैंड ही है, मगर आर्म्स एंड वेपन्स एज सच एकदम ही बैन हो जाते हैं। मतलब अगर आप एक गन होल्ड करते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है हम लोग को उसके पहले ही जाके वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके जमा करवानी पड़ती है, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही मिलती है वो। आई मीन उसे आप रख भी नहीं सकते अपने साथ। तो लाउड स्पीकर्स आपको नहीं अलाउड होते हैं, आप बूथ के 100 मीटर के रेडियस में आप आ जा नहीं सकते हैं, रैलीज नहीं कर सकते हैं। पोस्टर्स, पैम्फलेट्स जो भी आप बनाएंगे वो सब गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। आप ब्राइबरी के नाम पे बस आई मीन बेनिफिट किसी के कराने के नाम पे आप ब्राइबरी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल या बायोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन देके उसे। बेसिकली आप बार्गेन नहीं कर सकते इस फॉर्म में कि जैसे कोई डील क्रैक की जा रही हो कि सुनो तुम्हें साड़ी दे देता हूँ, तुम मुझे वोट दे देना, सुनो तुम्हें खाना दे देता हूँ, या तुम्हारे लिए वो ये वाली कौन सी अखिलेश यादव वाली जो पार्टी है, ये लोग वो कराते थे ना सैफई में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वगैरह। तो आप एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह नहीं करवा सकते हो ये बोल के कि इसके बदले वोट मिलेगा। मगर अब यहीं पे लूप होल भी है कि हाँ ठीक है, मतलब चैरिटी के नाम पे तो करा ही सकते हो, डील नहीं क्रैक करा सकते आप। तो कौन डील क्रैक कराने जा रहा है? तो वही है कि मतलब जब भी लॉज पॉलिटिशियंस के द्वारा बनेंगे और पॉलिटिशियंस पे ही अप्लाई होंगे तो वो बड़े लूज से होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं, जैसे कि सेक्शन 126 जो है आरपीए 1951 के अंडर में। उसमें जैसे साइलेंस पीरियड आप वॉलेट नहीं कर सकते। मतलब कि आप 48 घंटे पहले वोटिंग के आप फिजिकली हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। हालांकि ये जितने भी सोशल मीडिया वगैरह है ना, वहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं होती। यही कारण है कि आप देखते हो कि इतने ज़्यादा पॉडकास्ट, इतने ज़्यादा इंटरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से सेक्शन 126A ने, जैसे कि मैंने बताया कि 2010 के पहले कोई भी लॉ नहीं था एग्जिट पोल के रिगार्डिंग, बट 2010 में जो 126 है आपका सेक्शन, उसको अमेंड करके 126A लाया गया, और वो कहीं ना कहीं एक आधा अधूरा सा बैन लगा देता है एग्जिट पोल पे, जिससे कि अब जिस वक्त इलेक्शन चल रहा है उस वक्त ये चीज़ें ना हो पाए और रिजल्ट आने के बाद हो सकती है। अब इससे क्या होता है कि जितनी हॉर्स ट्रेडिंग है या चांसेस ऑफ ईवीएम टैंपरिंग जो है वो कम हो जाती है। बाकी ईवीएम टैंपरिंग से रिलेटेड तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही बोलता है, मतलब चैलेंज देता है खुला कि इसको कोई हैक करके दिखा दे। मगर फिर वही बात है, जस्ट सपोज करिए कि मैं हैक कर सकता हूँ, अभी मैं क्यों जाऊँगा ईसीआई के पास अगर मैं हैक कर सकता हूँ तो? क्योंकि मुझे करना है नहीं हैक, मतलब इलीगली उस तरीके से। मैं उन्हें करके दिखा दूँ, फिर पता लगे कि कल को कुछ हुआ तो मेरे ही ऊपर लोग चढ़ें, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज फिर हमें ढूंढने लगें, लोग हमें ढूंढने लगें कि यार ये काम बनवा देगा मेरा। और सपोज करिए मैं थोड़ा गलत टाइप का आदमी हूँ, मैं किसी गलत आदमी के पास जाऊँगा फिर कि मैं आपका काम बनवा दूंगा, मैं हैक कर लेता हूँ और बदले में मुझे ये चाहिए। तो इन एनी केस कभी इलेक्शन कमिश्नर को, कभी इलेक्शन कमीशन को थोड़ी ना पता लगने जा रहा है कि इसे हैक किया जा सकता है कि नहीं, इन सेंस कि जिस फॉर्म में ओपन चैलेंज दिया जाता है कि नहीं किया जा सकता। तो और हाँ, एग्जिट पोल के रिगार्डिंग ये ज़रूर एक नोटिफिकेशन आई थी कि
ऑर्डर आया था बेसिकली कि जितने भी एग्जिट पोल्स कराए जा रहे हैं उनमें बाहर अ, उसके जब भी आप उसको पब्लिश करोगे प्रिंट मीडिया में या कहीं पे भी, तो आपको दिखाना पड़ेगा नाम कि कौन सा एनजीओ है। आपको सिंपल साइज डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने लोगों में ये सर्वे किया गया है। कि आप परसेंटेज बोल रहे हो तो 3 में 2 लोग ने कर दिया तो आप 66.6% बोल दोगे। और ये आपको डिस्क्लेमर एक देना पड़ेगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि इस एग्जिट पोल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये ईवीएम टैंपरिंग के जस्ट पहले हमने बात की थी हॉर्स ट्रेडिंग की, तो जस्ट अभी एक घटना हुई है। मतलब ये आपका जस्ट अभी तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन मुझे लग जाएगा इसको अपलोड करते करते, मतलब रिकॉर्ड करते करते, बिकॉज थोड़ा टाइम के इश्यूज आते हैं। बट हाँ, मतलब न्यूज़ ये है कि जो अशोक गहलोत, सॉरी, अशोक चव्हाण जो है बीजेपी के जो सीएम थे, तो बीजेपी कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के जो सीएम थे, वो उनके ऊपर एक आदर्श हाउसिंग स्कैम चल रहा था, स्कैम का केस चल रहा था। तो सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब बेसिकली आदर्श हाउसिंग हाउसिंग स्कैम थोड़ा बड़ा स्कैम है, बट ऊपर ऊपर से अगर इसे समझें तो कारगिल वॉर में जो लोग शहीद हुए थे, जो सोल्जर्स हमारे, उनके लिए एक बहुत पॉश एरिया में मुंबई की, वहाँ पे आपको फ्लैट्स दिए गए थे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में। और वो फ्लैट्स बहुत अच्छे और बहुत महंगे फ्लैट्स थे, जिन्हें कई बार उनकी विधवाओं को दिया गया था, कई बार उनकी फैमिली को मतलब दिया गया था। तो उसमें ये महान अशोक चव्हाण जी ने, इन्होंने स्कैम किया हुआ था, और 3 तो इनके रिलेटिव्स थे जो वहाँ से पाए हुए थे। तो उनके ऊपर यही केस चल रहा था। जब तक ये केस चल रहा था, बीजेपी बहुत चढ़ी हुई थी इनके ऊपर कि कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, देखो कैसे आदमी को सीएम बना रखा है। हालांकि इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। बट अभी की जो खबर है वो ये है कि ये बीजेपी में आ गए हैं, और मैं खुद मतलब मैंने देखा था, इनका बड़ा मतलब स्वागत सत्कार हुआ था, और फिर सब भूल गए कि ये क्या किया था इसी सेम इंसान ने पहले। और सेम यही रूलिंग गवर्नमेंट, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि यही मोदी जी पहले क्या बोल रहे थे इन्हीं से रिलेटेड, और अब क्या बोल रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो ये शिफ्ट आपको ना हमेशा देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स गंदी है, नो डाउट गंदी है। और शायद सच यही है कि जो भी कोई एक्सट्रीमली पावरफुल हो गया है ना, वो सब कुछ करेगा जो उसकी पावर मेंटेन रखेगा। और कहीं ना ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो गरीब तबका होता है, जो थोड़ा सा वंचित तबका होता है, वहाँ से हम ज़्यादा क्राइम्स वगैरह देखते हैं, या क्रिमिनल्स वहाँ से उभर के निकलते हैं। मेरे हिसाब से उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनको ना उस तरीके से प्यार नहीं मिला होता अपनी लाइफ में। तो उन्हें प्यार की वक़्त नहीं होती है, उन्हें वक़्त होती है पैसे की, उन्हें वक़्त होती है अ, इज़्ज़त की, पावर की। क्योंकि उन्हें 4 लोग कुछ सुना के चले जाते हैं और उन्हें सुनना पड़ता है। तो उन्हें सिर्फ़ वो पावर, वो पैसा दिखाई देता है, उन्हें कहीं पे भी प्यार उतना नहीं दिखता शायद। तो ये एक बड़ा रीज़न बनता है कि जब ऐसे ही लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल गांधी के लिए कोई चीज़ इस टाइप का करना शायद थोड़ा टफ़ हो सकता है इन जनरल। मतलब एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई पिछड़े तबके का आदमी आया और वो कोई गलत चीज़ बिल्कुल नहीं कर रहा है, और कोई बहुत प्यार, मतलब किसी को बहुत मिला, भले किसी भी तबके का रहा हो, वो गलत चीज़ें कम करेगा या करने के कम चांसेस हैं। तो मैं यहाँ चांसेस की बात कर रहा, जितना मुझे आज तक लगा है। तो जो भी कोई ना उस टाइप के तबके से आ रहा है और फिर उसको इतनी पावर मिल रही है मोदी जी के जैसे, तो अच्छा, मोदी जी और मोदी जी सेम सुनाई देता है ना, एक्स आई शी जिनपिंग वाला, कभी कभी। तो हाँ, तो मतलब वही चीज़ की पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए पावर होनी चाहिए, लेकिन एकदम एब्सोल्यूट पावर किसी को मत दीजिए किसी भी चीज़ के लिए। क्वेश्चन करिए जहाँ वो आपको लगता है कि यार ये यहाँ तो गलत है यार, वहाँ पे क्वेश्चन करिए। चाहे आप कितने भी बड़े बीजेपी फैन बॉय हों, या कल को कोई और पार्टी आती है तो उसके फैन बॉय हों। और जहाँ बात फैन बॉय की है, वहाँ मैं फिर से एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जिनको भी लगता है कि बीजेपी कभी अब हट नहीं सकती, 1984 में कांग्रेस के रिजल्ट्स जाके प्लीज़ देख लीजिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी हट जाएगी, मगर ये बोल देना कि हट नहीं सकती, ये चीज़ थोड़ी सेंस नहीं बनाती। मतलब ये वही वाली बात है कि ये बोल देना कि धर्म नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं भी नहीं मानता कि कोई धर्म होता है। मगर ये बोल देना कि भगवान नहीं होता है, ये शायद आपने ज़्यादा बड़ी बात बोल दी। मतलब भगवान होता है, ये अगर साबित नहीं किया जा सकता, तो भगवान नहीं होता है, ये साबित करना भी किसके बस की बात हो गई। तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें नहीं करनी चाहिए फिर। अब आते हैं खैर सेक्शन 130 पे। अब ये जो पोलिंग है इसके ठीक 24 घंटे पहले की के लिए बनाया गया है कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के रेडियस में एकदम बैन रहेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल तक नहीं दिखा सकते हो वहाँ पे। किसी को कान में भी नहीं बोल सकते हो कि आपने किसको मतलब वोट किया। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं हो पाती, ऑब्वियसली आप कान में बोल लेते हो, मगर है रूल यही। तो इससे जुड़ा एक एग्जांपल है। 2019 में हेमंत सोरेन ने अपना मतलब पॉलिटिकल पार्टी का मफलर पहना हुआ था, तो उसमें अब क्योंकि सिंबल था, तो रांची हाई कोर्ट में मतलब उनका अपना चला वाला पूरा केस, और बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया। और मतलब वही चीज़ कि आप पावर में रहोगे तो सब हो जाएगा। मोदी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करने के बहाने से कि वोट करो, ये है वो है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही चीज़ किया था, उन्हें भी कुछ मतलब नहीं हुआ, ये चीज़ बोल के कि वो पीएम होने की कैपेसिटी में कर रहे हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा उससे वोटर आउटपुट आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझ पाते कि कैसे नहीं कर रहे हैं पार्टी का प्रचार। अगर अ, विज्ञान भवन में कोई फंक्शन हो रहा है, अगर कहीं कोई और फंक्शन हो रहा है जिसका गवर्नमेंट से लेना देना है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, इन दोनों में अंतर होता है। स्टेट में और अ, आपका गवर्नमेंट में अंतर होता है, गवर्नमेंट में और आपकी पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अजीब बात है कि वहाँ पे आप खड़े होके अपनी बड़ाई और कांग्रेस की बुराई कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो फिर आप उसको पॉलिटिकल बना रहे हो ना कहीं एक ऑफिशियल इवेंट को। खैर, और सोनिया गांधी ने ऐसे ही कर्नाटक में अभी रिसेंटली ही बोला था कि अगर कर्नाटक को सोवरेन बनाना है तो कांग्रेस को वोट करना है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब गलत था, ये तो गलत था कि आप ये नहीं बोल सकते कि कर्नाटक को सोवरेन बनाना है। सोवरेंटी की बात आप सिर्फ इंडिया एज अ स्टेट के लिए कर सकते हो, इंडिया के स्टेट्स के लिए नहीं कर सकते हो। यहाँ शायद मैंने फिर ग्रामेटिकल एरर की है कुछ लिखते हुए, शी वॉज चार्ज्ड विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे ऑफेंस होगा अगर कोई पढ़ रहा है तो। मैं अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसे एडिट करने का टाइम नहीं था तो मैंने एडिट नहीं किया, जस्ट रिवीजन के लिए मैं पढ़ रहा हूँ और मीनवाइल ये वीडियो बन रहा है। अभी जितने भी इलेक्टोरल ऑफेंस के केसेस होते हैं ना, ये सब में इमीडिएट लीगल एक्शन लिया जा सकता है पुलिस और इलेक्शन कमीशन दोनों के द्वारा। एफआईआर तुरंत लॉन्च हो जाती है, तुरंत आप मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल के लिए लेके जा सकते हो, रिमांड पीरियड होने के बाद आप कन्विक्शन अ, हो अगर मतलब एलिगेशन सही प्रूफ हो जाए तो आप कन्विक्ट करार दे सकते हो। और पूरा प्रोसेस ईसीआई के सुपरविजन में आप आराम से कर सकते हो, फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता हो। और पूरा जो इलेक्शन का भी प्रोसेस है, जो भी इन दोनों ही गवर्नमेंट्स के अंडर में आ रहा है, वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको ईसीआई सुपरवाइज कर सकता है। अब ये बात याद रखनी है कि सुपरवाइज करने का मतलब होता है कि केवल एक आंख लगा के रखना, केवल देखते रहना कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं। वरना तो फिर मतलब ये वो वाली बात हो जाएगी कि ईसीआई को आदमी बोल देगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ये क्यों नहीं हुआ। तो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स के लिए हाँ, ईसीआई के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे दोनों ही गवर्नमेंट को, इस हद तक मानने पड़ेंगे कि अगर ईसीआई डिमांड करती है तो आर्मी को भी बुलाना पड़ेगा। और अगर कन्विक्टेड हो गया कोई पर्सन, उसका जो भी गुनाह है वो सिद्ध हो गया, तो 6 साल तक की उसको मतलब बैन है। जब भी वो जेल से बाहर निकलेगा तब से। अगर 2 साल के अंदर जेल से बाहर निकला तो 6 साल का बैन है। अगर 2 साल के बाद जेल से बाहर निकला तो शायद हमेशा का बैन है। ये मैं रिसर्च कर रहा था बट ये मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया, अगर किसी को प्लीज़ पता है तो बता देना। बट मुझे यही समझ में आया
कि अगर 2 साल से ज़्यादा का आपके ऊपर बैन है तो फिर आप कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि एक बहुत मज़े की बात है कि ईसीआई आपको रिलैक्स कर सकती है इन सारी चीज़ों से, अगर उसको आप सही लगते हो तो, और आप सही लगोगे अगर आप पावर में हो तो। जैसे 1990s में ये जो अपने सिक्किम के सीएम हैं, इनका उस टाइम पे ये एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इनको काउज और गोट्स वगैरह दी गई थी बांटने के लिए, और उस टाइम पे इन्होंने उसको बांटने के बजाय अपने पास रख लिया था, फिर बाद में सेल कर दिया था। तो ये 2016 से 18 तक जेल में थे, और एज सुन एज ये जेल से बाहर निकले हैं, मतलब अंदरूनी सब सांठ गांठ रहती ही है, तो ये लोग जब जेल से बाहर निकले हैं ना, तो इन्होंने बीजेपी के साथ मर्जर कर लिया। और तब ईसीआई ने बोला नहीं नहीं, ये तो एकदम ठीक है, मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो रूलिंग पार्टी के वॉशिंग पाउडर में एकदम धुल के चमक के एकदम निकल आए सीएम। और मतलब फिर जिसको बोलते हैं कि 6 साल का बैन लगेगा, ये बैन लगेगा, वो बैन लगेगा, कुछ नहीं लगा। और इसीलिए मतलब किसी भी रूलर जो कि प्रॉपर रूलर है, सर्वेंट नहीं है, जो एक प्रॉपर ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट चला रहा है, यहाँ मैं मोदी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये गाना तो मोदी के लिए लिखा गया है, लेकिन मैं सिर्फ मोदी को क्यों बोलूँ, कोई भी ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट के लिए जो उनका रूलर है, उसके लिए ये गाना बहुत सही है कि वॉशिंग पाउडर रूलर, वॉशिंग पाउडर रूलर, झूठ और फरेबी सब छिप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिल जाएं, चोरों की पसंद रूलर। तो मतलब वही वॉशिंग पाउडर निरमा वाले टोन में, वो गाना मेरा अच्छा नहीं है तो मैं गा नहीं रहा हूँ। तो क्योंकि आप एथिकल स्टैंडर्ड्स छोड़ के ये सब करते हो, इस वजह से एक ये भी नियम है कि आप आईबी, सीबीआई, सीवीसी, ईडी, ड्रॉ, इन सभी के ऑफिसर्स को आप डेपुटेशन पे भेज सकते हो, ताकि वो फोरकास्ट कर सकें या देख सकें कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्शन में, तो उसको सही कर सकें या एटलीस्ट रिपोर्ट कर सकें। अ, बाकी तो इलेक्टोरल ऑफेंसेस में आप पुलिस को भी चार्ज कर सकते हो अगर वो प्रॉपरली बूथ के एरिया को पेट्रोल नहीं कर रही है। यही कारण है कि आप लगातार पुलिस को टहलते हुए, कुछ ना कुछ बोलते हुए, यहाँ गाड़ी खड़ी करो, वहाँ चले जाओ, ऐसे करो, या आप बूथ के आसपास देखते हो। बिकॉज उस टाइम वो बिल्कुल भी पार्शियल, पेड या लेजी वाला अगर कोई काम करेंगे ना, तो उनके ऊपर बड़े जल्दी केस हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन एज एन उसमें कोई डिले नहीं होगा फिर। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है सिविल ऑफेंसेस, जो कि कैंडिडेट्स करेंगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इन्हीं को हम करप्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ये आईपीसी में कवर नहीं होता, ये पूरी तरीके से सेक्शन 123 के ही अंडर में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। और इसका फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते स्पिरिचुअल थ्रेटनिंग के थ्रू। स्पिरिचुअल थ्रेटनिंग का मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर इसको वोट नहीं दिया ना तो तुम्हारी आत्मा तड़पेगी। तो ये चीज़ नहीं कर सकते आप। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी, जो जनता ने जिसको सेलिब्रिटी एकदम से बना दिया है किसी रिलीजन का, और वो पोलराइज कर रहा है, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। जैसे जो डीके गर्ग हैं, तेजस्वी यादव ने अभी रिसेंटली बोला था कि उनको पटना में हम अलाउ नहीं करेंगे आने को, लेकिन स्टिल वो आए। डीके मतलब धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनको बहुत लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते हैं, कई लोग इनको बाबा बोलते हैं, कई लोग तो भगवान का नाम इनके आगे लगा देते हैं, बाबा बिलखर नाथ नहीं, बागेश्वर, बाबा बागेश्वर, इनको कई लोग बुला देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये चुपचाप डीके गर्ग हैं, तो मैंने डीके गर्ग ही बुलाऊंगा, कि ये जो डीके गर्ग हैं इनको आने से मना कर दिया था, लेकिन स्टिल 1.5 लाख लोगों की भीड़ आ गई। भीड़ क्यों आती है, ये भी एक बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है, और अगर इसको आपको पढ़ना है तो बहुत ऊपरी लेवल पे पढ़ाया हुआ है, बट वाई यूट्यूब एक चैनल है। तो ऋषिकेश सिंह राठौड़ उसके एंकर हैं, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है इन्हीं के ऊपर कि किस तरीके से इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं इन लोग की भीड़ में। तो हाँ, 1.5 लाख लोग आए हुए थे, और फिर आर्मी भी नहीं रोक सकती थी। और जहाँ तक की बात रही नाम की, कि मतलब मैं इनके नाम को क्यों चेंज कर रहा हूँ,
देखो नाम यार इसलिए चेंज करना पड़ता है ना, फॉर एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ, अब नाम के साथ ही इमेज भी कहीं ना कहीं बदलती चली जाती है। पता नहीं कि किसने उन्हें योगी का टाइटल दे दिया, किसने उन्हें आदित्यनाथ का टाइटल दे दिया, कल को मैं अपने आप को कुछ और बुलाने लग जाऊं तो उनका नाम अजय बिष्ट है तो मैं उन्हें अजय बिष्ट ही बुलाऊंगा। अगर मेरा कॉलेज में कभी भी वो आते तो मैं तो ज़रूर, अगर मतलब मैंने ही एंकर किए हैं मोस्ट ऑफ द इवेंट्स अपने कॉलेज में, तो मैं पक्का स्टेज पे खड़े होके उन्हें सीएम अजय बिष्ट के ही नाम से बुलाता, क्योंकि वो मेरे योगी नहीं है और आदित्यनाथ उनका ऑफिशियल नेम नहीं है। अब क्योंकि बहुत देर से सारी बुराई बीजेपी की चल रही है तो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ भी आ जाते हैं। बीजेपी की बुराई इसलिए चल रही है बिकॉज वो रूलिंग पार्टी है। आई थिंक अगर कांग्रेस अभी रूलिंग पार्टी होती तो ज़्यादा कांग्रेस की बुराई चल रही होती। और थोड़ा सा एक रीज़न ये भी है कि मैं अभी छोटा हूँ, मतलब मैं अभी 30 साल भी नहीं हुआ हूँ, तो मैंने उतना ज़्यादा देखा नहीं है पॉलिटिक्स। जब मैं मैच्योर हुआ इंटेलेक्चुअली कि हाँ थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, तो इस वजह से मुझे बीजेपी के कारनामे ज़्यादा पता है। मतलब 2014 में मैं 10th में था, तो जब बीजेपी आई है तो मतलब तब जाके मैं हाँ काम भर का समझना सीखा हूँ, तो मैं वहाँ से ही ज़्यादा बता सकता हूँ। तो ठीक है, मतलब कांग्रेस के टाइम की एक बात करते हैं। एस वाई कुरैशी, जिनकी बुक का अगेन मैंने शुरू में डिस्कशन किया था, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2009 के इलेक्शंस में इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था और ये बन भी गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उस टाइम पे सलमान खुर्शीद यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और यूपी के इलेक्शंस में उनकी वाइफ एक जगह से कॉन्टेस्ट कर रही थी। और उसकी रैली में सलमान खुर्शीद ने बोला कि अगर हम जीतते हैं तो हम मुस्लिम्स को 9% का रिजर्वेशन देंगे स्टेट पीएससीज में, यानी राज्य लोक सेवा आयोग में उन्हें मतलब 9% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। अभी ये पूरी तरीके से सेक्शन 123 क्लॉज 3 का मतलब वॉयलेशन था कि आप ये जिसको बोलते हैं किसी रिलीजन कास्ट वगैरह के बेसिस पे आप नहीं वोट मांग सकते हो इन इन द फॉर्म ऑफ क्रैकिंग अ डील पर्टिकुलरली। तो सीईसी ने बोला कि अपोलोजाइज करो। हालांकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपोलोजाइज किया है बाद में। और ऐसे ही मनोहर जोशी केस था 1995 में, तो उसमें तो अलग ही मतलब चल रहा था। फिर उस केस के हिसाब से हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं होता, हिंदुत्व का मतलब भी कोई धर्म नहीं होता, हिंदुइज्म का मतलब भी कोई धर्म नहीं होता, ना ही ये तीनों ही चीज़ किसी भी तरीके से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। उस वक्त ये था कि हिंदू इंडस नदी के आसपास की एरिया है, मतलब ज्योग्राफी है, हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है और हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है। तो धर्म क्या है? धर्म है सनातन। तो मतलब ठीक है, होगा भी अगर, तो मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है धर्म और क्या नहीं है, मगर अगर होगा भी तो एक चीज़ होता है ना कि आप इंटेंशन जान रहे होते हो कि किसी भी चीज़ को बोलने के पीछे इंटेंशन क्या था। मगर इंटेंशन के बेसिस पे कई बार काम हो नहीं पाता। लाइक 1969 में अमेरिका में एक ट्रायल चला हुआ था, मतलब शिकागो 7 वर्सेस द स्टेट ऑफ इलिनॉय का। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ था कि लाइक जिसके ऊपर केस चल रहा है उसने माइक पे बोला हुआ था कि अगर थोड़ा सा मतलब मैं बैकड्रॉप, चलिए अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा सा कि होता क्या है कि ये जो 7 लोग होते हैं ये पूरा एक जमावड़ा लेके चल रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वियतनामीज वॉर जो चल रही थी उसके रिगार्डिंग में। तो इनमें से किसी एक आदमी को मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसके खून वून बहता है। तो उस मोमेंट पे वो स्टेज पे खड़े होकर बोलता है कि अगर खून बहता है तो अब पूरी सड़कों पे बहेगा, सारी सड़कों पे बहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लूप होल था। वो बेसिकली बहुत चालाक आदमी था, वो ग्रामर का बहुत अच्छा यूज़ करता था। तो उसने बेसिकली ये बात ओपन एंडेड छोड़ दी कि किसका बहेगा, मेरा बहेगा उनका बहेगा। जनता को वो ये बोल रहा है उनका बहेगा, बट अगर कोर्ट केस हो गया तो वो ये बन जाएगा कि मेरा बहेगा। तो इसी वजह से ना कई बार हम इंटेंशन पे शक नहीं कर, इंटेंशन पे हम शक करते हैं। इंटेंशन को हम कई बार जान रहे होते हैं कि क्या था, मगर ऑन पेपर हम उसे हरा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वही वाला केस है कि ये सनातन धर्म वर्सेस हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुइज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे
तो इसका मतलब कि वो ज्योग्राफी वाले हिंदू की बात कर रहा है। और अगर कोई बोल रहा है कि हम हिंदू राज लेके आएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक बात है। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया था कि अपने जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना, वो कोई सिविल ऑफेंसेस के अंडर में नहीं आता। और इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि जो भी लोग वोट दे रहे हैं वो आपके एजुकेशन देख के नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हुआ करते थे। आज के टाइम पे वो एजुकेशन रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे हर दूसरा आदमी पीएचडी करके बैठा हुआ है। लड़का बीटेक करता है आईआईटी बॉम्बे से, फिर एमबीए करता है आईआईएम पता नहीं कहाँ से, और फिर पता नहीं क्या पढ़ाई पूरे भारत भर में करके 1 करोड़ 2 करोड़ का प्लेसमेंट लेता है, और उसके बाद बोलता है कि लड़की थोड़ा ज़्यादा गोरी नहीं है और उसके बाद भी दहेज कम ही मिल रहा है, तो ये मेरे वर्थ नहीं है। मतलब एक ही सेंटेंस में वो दो दो बार गलत चीज़ें बोलता है कि एक तो लड़की गोरी नहीं है और ऊपर से दहेज ज़्यादा ले रही है। तो मतलब आज की एजुकेशन किसी भी स्टैंडर्ड से, आपका एजुकेशन वाला एजुकेटेड इंसान वाला जो कैरेक्टर है आपके अंदर, जो आपके हाई मॉरल ग्राउंड्स होने चाहिए आपके एक्शंस के थ्रू, वो कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं होते। आज के टाइम पे एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट कि हाँ मुझे ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेहतर इंसान बनना है, ज़्यादा फुल फ्लेजेड इंसान बनना है। आज के टाइम पे एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन निकालना है। मैं दिमाग का कैसा भी रहूं, मुझे बस अपनी सुपेरियरिटी स्टेब्लिश करने के लिए कंपटीशन निकालना है। दूसरा और कोई रीज़न नहीं है कंपटीशन निकालने का। इसलिए भी नहीं निकालना है कि मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी सुपेरियरिटी स्टेब्लिश करनी है, मैं सर उठा के जीऊँगा और वो वाली चीज़ें। तो यही चीज़ें कहीं न कहीं कोट करके ये हुआ कि एजुकेशन के बारे में अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसका इम्पैक्ट एज़ सच कुछ नहीं है इलेक्शन के ऊपर, और इस वजह से इसको हम सिविल ऑफेंस नहीं मानेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भी शायद अपने ग्रेजुएशन को लेके झूठ बोला। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने तो इसके पहले ही अपने आप को ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट बताया था और बाद में बोला था कि अरे वो तो मिसप्रिंट हो गया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं नहीं, ये अपने सिविल ऑफेंसेस के पूरे एरिया के बाहर है, उस रेंज के बाहर है। और अगर आप इलेक्शन वगैरह के एक्सपेंसेस को लेके झूठ बोलोगे तो उस सब केस में 3 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, और वहाँ पे जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकता। मगर ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है एजुकेशन के बारे में झूठ बोलना। सिमिलरली जो ऑपोजिशन वाला कैंडिडेट है, अगर उसके बारे में आप झूठ बोल दोगे, कुछ गलत स्टेटमेंट दे दोगे, तब भी आपके ऊपर किसी न किसी तरीके की पेनाल्टी लग सकती है, जेल हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, उसके 45 दिन के अंदर अंदर ही आपको केस फाइल करना होता है करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ करप्ट प्रैक्टिस की गई है। और 45 दिन निकल जाएगा तो फिर आप कर नहीं सकते हो, और इसके लिए आपको हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालना पड़ता है। अगर आप उसमें कन्विक्ट हो जाओगे तो हाई कोर्ट इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है, या फिर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है फॉर 6 ईयर्स। और जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी थी एक्चुअली, इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने 6 साल का बैन झेला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया था। वो इसलिए बिकॉज उन्होंने एयरफोर्स की प्लेन को यूज़ किया था, उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया था अपनी इलेक्शन रैली कराने के लिए। मशीनरी आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंसान का ही यूज़ किया था, जितना मतलब मुझे याद आ रहा है। बट ठीक है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा तो वहाँ पे मशीनरी लिखा हुआ था 2-3 जगह पे, और ज़्यादा उसका एलेबोरेशन नहीं था। तो इलेक्शन मशीनरी का यूज़ किया, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ किया अपनी इलेक्शन रिलीज़ कराने के लिए। तो ये सब जो उनके ऊपर बैन लगा 6 साल का, उसके 10 साल पहले ही ये वाला गाना आया हुआ था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और ये मैंने खुद से लिखा था कि 10 साल बाद उसको लिखा जा सकता है कि कुर्सी गिरी रे रायबरेली की बेकार में। मतलब बेकार में ही गिरी है, सच कोई इंटेंशन तो नहीं था, कोई स्कैम तो नहीं किया गया। फिर आरपीए में सेक्शन 8A के फॉर्म में एक एक्ट आया, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर, इन 4 बड़ी पोस्ट के लिए
आपको जुडिशियल रिव्यू से बिल्कुल इम्यून कर दिया गया है इलेक्शंस को लेके। तो अब इस टाइम पे जो अपोजिशन पॉलिटिशियन थे इंदिरा गांधी के, सोशलिस्ट पार्टी में, ये सोशलिस्ट पार्टी वही पार्टी है जो राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण ने मिलकर बनाई थी। जेपी नारायण के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा पढ़िए। तो उन्होंने ये जो पार्टी बनाई थी उसी के पॉलिटिशियन थे राज नारायण जी, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का केस किया था। वो केस जो अभी के प्रशांत भूषण है उनके फादर शांति भूषण जी ने लड़ा था। ये डिसाइड हुआ था कि नहीं देखो यार, कंप्लीट इम्यूनिटी तो नहीं दे सकते किसी को, चाहे वो उसके कोर फीचर्स की वजह से हो, चाहे नंबर ऑफ पीपल जो भी इम्पैक्ट होंगे, हम दोनों को मिला लें। अगर दोनों पॉइंट हमारे सही साबित हो जाते हैं तब तो ठीक है, वरना हम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दे सकते। और सेक्शन 8A के हिसाब से अब ईसीआई की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, उसे डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। यहाँ पे यार इसको, जैसे कि पहले बताया है कि ईसीआई बनाता है आफ्टर कंसल्टिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशन की हों या स्टेट की हों। ये बेसिकली मॉरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि कोशिश करती हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्टोरल ऑफेंसेस को रोका जा सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जा सके रूलिंग पार्टी और उनके सारे ऑपोजिशंस को। अब यार इसके टाइम पे जब भी एमसीसी चल रहा होगा तो कोई भी नई स्कीम्स नहीं निकाली जा सकती है, फंड्स नहीं रिलीज़ किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन टाइप की चीज़ें होती हैं ना, फिर लोगों को लगता है हाँ हाँ बढ़िया काम हो रहा है, तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी है जो रील्स देख के होता है कि हाँ एक रील देखी मज़ा ही आ गई बिल्कुल। तो 1 घंटे का वीडियो देखना है तो मेरा पूरा वीडियो देख के जाना। तो मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। 5 साल की आपकी सरकार थी, आपने 5 साल में जो करना था आप करो, ये लास्ट के 1-2 महीने के इलेक्शन वाले टाइम पे आप नहीं कर सकते हो, ये रूल होता है। और हाँ, लेकिन जो भी रेगुलर चीज़ें हैं लाइक यूपीएससी का फॉर्म आना था तो वो आएगा, बट आप नया कुछ नहीं उठा के दे सकते जिससे आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाए। बाकी अगर आपके साथ उल्टा अचानक से कुछ हो गया है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, कोई बहुत बड़ी पब्लिक इनकन्वीनियंस हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिटी थी जो एक ब्रिज की ही वजह से बहुत चलती थी, दो ब्रिज उसके 2 अलग-अलग हिस्सों को बहुत एफिशिएंटली कनेक्ट करता था फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो ब्रिज टूट गया है, तो इन सब चीज़ों की फिर बात अलग है। यहाँ तक कि आप छोटी-छोटी चीज़ें नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते, बिना ईसीआई के कॉन्सेंट के। अब ये अलग बात है कि ईसीआई कॉन्सेंट दे देगी तुरंत, अगर आपकी अगेन इतना मेजॉरिटी में आ पाओगे तो। बट हाँ, लाइक कोई प्लेस है जो कि कुर्मीज़ के द्वारा पॉपुलेटेड ज़्यादा है, वहाँ डोमिनेशन है कुर्मीज़ की, और फिर आप वहाँ पे कुर्मी कम्युनिटी का एक आईएएस भेज दोगे, तो अनड्यू एडवांटेज तो मिलेगा फॉर श्योर। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते एटलीस्ट ऑन पेपर। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैन इंडिया कोई रेगुलर नोटिफिकेशन निकाल रही है तो वो पैन इंडिया ही होनी चाहिए, उसमें स्टेट स्पेसिफिक कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट बेनिफिशियरी प्रोविज़न तो नहीं होना चाहिए। सेम थिंग गोज़ फॉर द बजट, कि हाँ भाई बजट में भी आप नेशनल लेवल पे आप जो करोगे करोगे, आप स्टेट स्पेसिफिक कुछ नहीं करोगे जिन स्टेट्स में इलेक्शंस पेंडिंग हैं या हो रहे हैं। और बाकी कोई भी लोन वेवर स्कीम नहीं आएगी क्योंकि वो भी अपने आप में एक बेनिफिशियरी ही स्कीम है। अब ईसीआई जितना भी ओवरलैपिंग वाला मुद्दा है, फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग, अब यहाँ पे आप अगर एक वेन डायग्राम देखोगे तो आप समझ जाओगे कि लेफ्ट वाला सर्किल इज अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड राइट वाला सर्किल इज अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस, आईपीसी, इलेक्टोरल ऑफेंसेस। तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग पोर्शंस है ना, जैसे कि हेट स्पीच वगैरह देना, ठीक है, ये वाले जो पोर्शंस हैं इसमें ईसीआई हर तरीके की पावर रखता है अपने पास, चाहे वो कैंसिल करना हो, पोस्टपोन करना हो इलेक्शंस, डिस्क्वालीफाई करना हो कैंडिडेट को, उसको शो कॉज नोटिस इशू करना हो, रैलीज को बैन करना हो। हालांकि एमसीसी का जब लीगल कोडिफिकेशन हो जाता है ना तो ये चीज़ से ईसीआई को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ईसीआई इसके पीछे अपना आर्ग्यूमेंट ये देता है कि जो लोगों में डर है, जो कैंडिडेट्स या पार्टीज में डर है कि ईसीआई उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो उनकी इमेज टार्निश होगी, तो वो डर कहीं ना कहीं चला जाता है। तो इसलिए एमसीसी का कोडिफिकेशन वो नहीं चाहते हैं,
होना, और वही पॉलिटिको जुडिशियल स्ट्रगल्स हैं वो चलते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन रहती है इसकी। बाकी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कोई आदमी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे तब लगभग 291 289 कुछ ऐसा लोग मारे गए थे एक ट्रेन एक्सीडेंट में, और उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। और आज के टाइम पे जहरीली शराब वगैरह इतना बिकती है और उसमें लोग मरते हैं, तब वो एकदम नलीफाई कर देते हैं उस बात को कि अरे पिएगा तो मरेगा ही। लाइक उनका एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट थी कि पिएगा तो मरेगा नहीं, ऐसे करके। तो गवर्नमेंट है, अगर आज के टाइम पे ये बोले कि हेलमेट नहीं पहनेगा तो मरेगा ही, और आपको हेलमेट के लिए फोर्स ना करे, तब तो कोई हेलमेट फिर पहनेगा ही नहीं। तो इस वजह से मतलब हम लोग की सरकार ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर छोड़ देगी कि आप करो। आइडियली इंडिया की सरकार ऐसी है कि वो फोर्स करेगी आपको आपके वेलबींग के लिए। तो नीतीश कुमार जी को ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए था, हालांकि वो बोल सकते हैं बिकॉज पहले उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया था। आज वो जिद पे अड़े हुए हैं कि उनको नहीं छोड़ना है अपनी गद्दी। पहले उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया था, आज उन्होंने आनंद मोहन सिंह को खुद ही बाहर निकाल दिया फॉर द पॉलिटिकल माइलेज। क्योंकि भाई ठीक है, मतलब सबको पता है वोट आएगा। पहले उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था 2014 के इलेक्शंस में, और अभी तो क्या क्या नहीं कहा जाता। ये वीडियो थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकली और आपको इनलाइटन करने के लिए भी थोड़ा सा बना हुआ है, तो इसलिए बीच बीच में मैं ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हूँ या कहा हूँ कि डेमोक्रेसी ना थोड़ा सा जस्टिस के लिए होती है। उसको आप मेजॉरिटी से हमेशा कंफ्यूज मत करिएगा कि ज़्यादा लोग जिस तरफ हैं वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी थोड़ा सा जस्टिस की तरफ है, हालांकि जस्टिस भी बहुत स्क्रूड सा कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आता कई बार कि प्रैक्टिकली कई पॉलिटिकल थिंकर्स ये बात कहते हैं कि जस्टिस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इंसानी ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर बनाने की कोशिश करता है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, और उसी को जस्टिस बोलता है, वरना जस्टिस जैसी चीज़ सच में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ठीक है, अगर नहीं भी कर सकती तो मेरे कहने का सिर्फ ये सेंस है कि डेमोक्रेसी को आप मेजॉरिटी के साथ कंफ्यूज मत करिए कि जहाँ ज़्यादा वोट वही डेमोक्रेसी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जैसे अपने यूपी के सीएम हैं अजय बिष्ट जी, वो गर्ल्स की कोचिंग को बैन किए कि 8 बजे के बाद गर्ल्स कोचिंग नहीं जाएंगी। अब ठीक है, मेजॉरिटी का डिसीजन था, बैन हुआ, मगर आई डोंट थिंक कि ये डेमोक्रेसी हुई, क्योंकि ये इक्वल राइट्स तो नहीं मिले ना फिर गर्ल्स को, कि उनकी सुरक्षा के लिए अगर तुम्हें उनको बैन करना है तो तुम कोचिंग वालों को ये बोलो कि हो सके तो तुम जल्दी कराओ, और अगर नहीं हो रहा है, देर से ही कराना है, तो फिर ठीक है, फिर करा लो देर से, लेकिन जो फिर लड़कियां जाएंगी वो अपना जिम्मेदार होंगी और तुम लोग जिम्मेदार होगे देखना अपना। बट आप अपने मन से तो नहीं रोक सकते ना कि ये करना ही नहीं है। मतलब इट इज़ लाइक कि एक बच्चा 20 साल का हो गया है, अब वो बच्चा बोल रहा है कि हमको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, और सपोज करिए कि हर चीज़ सेम है, पैसा वैसा किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेम है, और बच्चा बोल रहा है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, और मम्मी पापा कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे होटल मैनेजमेंट, तुमको तो डॉक्टर ही बनना है। मतलब वो ठीक है ना, उसको करने दीजिए फिर, वो डिसाइड करेगा, अच्छा होगा तो उसके लिए होगा, बुरा होगा तो उसके लिए होगा। इट इज़ लाइक दैट ओनली। चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट बनेगा जो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल पार्ट होगा। बेसिकली मैंने 13 पेजेस यहाँ पे कवर किए हैं, 13 पेजेस अगले पार्ट में कवर हो जाएंगे, तो हम लोग का पूरा 26 पेज का जो भी कंटेंट है वो हम लोग पढ़ चुके होंगे। और इस पार्ट में अगेन रिवाइजिंग कि हम लोगों ने हिस्ट्री की बात की, हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझा, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझे, थोड़ा बहुत फंक्शन समझा, सीईसी ईसी और इनके बीच के डिफरेंसेस समझे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, पावर रिमूवल, वल्नरेबिलिटी समझी गवर्नमेंट को लेके, एग्जीक्यूटिव को लेके, पार्लियामेंट, और ये जो पूरी ट्रिनिटी है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल जो बॉडीज़ हैं, इन सब के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की, और उसमें हम लोगों ने केस और जजमेंट्स का भी यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने एवोल्यूशन समझा कई स्टोरीज़ के थ्रू, आर्टिकल 324 और 327 आपस में डिबेटिंग, उन लोग की जो है जो कॉन्फ्लिक्शन है वो समझा,
और फिर हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझा। उसके जस्ट पहले हमने इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस को देखा था। अब कल कल आई मीन जो भी नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा, जिस भी दिन आएगा, उसमें हम लोग इलेक्शंस को, उनकी फंडिंग को लेके बात करेंगे, जिसमें हम लोग का मेजर ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे होगा। हम लोग वीवी पैट और ईवीएम टोटलाइजर की बात करेंगे। ईवीएम टोटलाइजर का मतलब होता है 14 ईवीएम्स को मिला के एक साथ रिजल्ट निकालना, और उसके लिए क्यों ईसीआई प्रपोज करता है ये बताएंगे। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। बेसिकली ईवीएम, अगर आपने वो ईवीएम वाला किया है, बैलेट बॉक्स वाला नहीं, तो आपने बगल में देखा होगा एक मशीन लगी होती है, उस पर लिखा भी होता है वीवीपैट S16 M16 जो भी लिखा होता है। तो वो बेसिकली ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि वोटर देख ले कि हाँ उसने जिसको वोट डाला उसी को वोट पड़ा, ईवीएम से ऐसा कोई छेड़खानी नहीं हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रजिस्टर करने के लिए लॉज नहीं हैं, या जो भी हैं वो कैसे हैं, उनको लेके हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कई पढ़ेंगे हम आरपीए 1951 के अंतर्गत, जैसे कि राहुल गांधी पे जो रीसेंट बैन लगा था, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस संदर्भ में हम लोग शिवसेना के पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे काफ़ी गहराई से। और काफ़ी गहराई मतलब जो भी टाइम बाउंडेशंस हैं उनको देखते हुए। और लास्ट में कई सारी कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करते हुए इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। और जो भी ये वीडियो पूरा देख रहा है उसके लिए शायद इस वीडियो के सेकंड पार्ट का कंक्लूजन सबसे बेस्ट पार्ट होगा। और अगेन ये वीडियो इस इंटेंशन के साथ बनाई गई कि अ, जो चीज़ें लोग थोड़ा कम कवर कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बारे में हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हो, वो थोड़ा सा कवर हो जाए। ऐसे ही आपको ये बताते बताते मेरा रिवीजन हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसी रिवीजन के बीच में मैं अपनी तरफ से इस इलेक्शन के पहले थोड़ा सा कोशिश करूं कि आपको जागरूक कर सकूं कि इलेक्शन क्या होता है और प्रैक्टिकली कैसे रन करता है, और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बना सकूं, और अगर हो सके तो आपसे कुछ सीख सकूं। जैसा कि 2-3 सवाल मैंने पूछे हैं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ विद प्रूफ नीचे अटैच कर देना, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि उसका एक्चुअल मतलब क्या थे वहाँ पे फैक्ट, या क्या रीज़न था। थैंक यू।